हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना नया चैप्टर जिसका नाम है इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन को हिंदी में कहते हैं प्रदीप्ति। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर रहता है क्योंकि हर एक एग्जाम में, चाहे वो स्टेट का एग्जाम हो चाहे वो सेंटर का एग्जाम हो, इस चैप्टर से सवाल जरूर बनते हैं। एग्जाम्पल है आपके पास HSSC ALMSA का, जो अभी 2024 में जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर इस चैप्टर से 2 सवाल पूछे गए थे। और इससे पहले जो HSSC ALM का एग्जाम हुआ था 2020 के अंदर, 2020 में HSSC ALM का एग्जाम हुआ था, उसके अंदर 3 शिफ्टों में एग्जाम हुआ था इलेक्ट्रिक्स का, ALM का 3 शिफ्टों में। और तीनों शिफ्टों में इस चैप्टर से 3-3 सवाल आए हुए थे, यानी कि हर एक शिफ्ट में 3 सवाल पूछे गए थे इस चैप्टर से। तो कुल मिलाकर HSSC ALM 2020 का जो एग्जाम हुआ था उस एग्जाम से 9 सवाल पूछे गए हैं। और जो HSSC ALM 2024 में जो एग्जाम हुआ है ALMSA का, उसके अंदर भी इस चैप्टर से 2 सवाल पूछे गए हैं। इसलिए जो चैप्टर है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर रहता है। 3 से 4 सवाल बनने की पूरी संभावना रहती है इस चैप्टर से। और अभी तक जितनी भी हमने इलेक्ट्रिशियन थ्योरी पढ़ी है ना, उन सबसे अलग चैप्टर है ये इल्यूमिनेशन वाला। क्योंकि अभी तक हमने इल्यूमिनेशन के बारे में पूरी इलेक्ट्रिशियन थ्योरी में कहीं पर भी कुछ नहीं पढ़ा है। जैसे हमने मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर पढ़ा है, उसके अंदर हमने चुंबक के बारे में तो पढ़ लिया, लेकिन प्रदीप्ति के बारे में कुछ नहीं पढ़ा। जैसे इलेक्ट्रोलाइसिस सेल एंड बैटरी हमने पढ़ी थी, उसके अंदर भी प्रदीप्ति का कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, इसलिए जो इल्यूमिनेशन वाला चैप्टर है ये बिल्कुल अलग होता है। देखिए, प्रदीप्ति क्या होती है? किसी सतह पर पड़ने वाला प्रकाश ही प्रदीप्ति कहलाती है। प्रदीप्ति को समझने से पहले हमें कुछ पॉइंट्स हैं उनको समझना पड़ेगा, लेकिन उनसे भी पहले हमें क्या समझना पड़ेगा कि प्रकाश क्या होता है। प्रकाश, देखिए प्रकाश जो होता है ना वो एक प्रकार की ऊष्मा होती है। प्रकाश क्या होता है? एक प्रकार की ऊष्मा होती है जो ऐसे पिंडों से निकलती है जिसका टेम्परेचर बहुत ही हाई होता है, 800 डिग्री सेल्सियस से अधिक। 800 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान जिस पिंड का होता है वहां से एक किरणें निकलती हैं जिसे हम प्रकाश कहते हैं। ठीक है, और प्रकाश एक प्रकार की ऊष्मा होती है। देखिए, प्रकाश जो होता है ना वो हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन जहां पर प्रकाश होता है वहां पर हम चीजों को पहचान सकते हैं कि ये क्या चीज है, यानी कि वस्तुओं का बोध करा देता है प्रकाश हमें। लेकिन प्रकाश हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में हम वस्तुओं का बोध कर सकते हैं। और वो प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या है इस धरती पर? प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत है इस धरती पर सूर्य। सूर्य से सबसे ज्यादा प्रकाश निकलता है। और प्रकाश की गति कितनी होती है? प्रकाश की गति बहुत ही ज्यादा होती है, लगभग 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। विद्युत के लिए भी यही मान बताया जाता है कि विद्युत की जो गति होती है वो कितनी होती है। विद्युत के लिए भी यही माना जाता है कि 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होती है विद्युत की गति भी। और प्रकाश की गति भी 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है, और प्रकाश क्या है? विकिरण ऊर्जा की एक अनुप्रस्थ तरंगे होती है। ये कैसी? ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव यानी कि अनुप्रस्थ तरंगे होती है प्रकाश की। ठीक है, ये भी जो है चुंबकीय तरंगों के समान ही होती है। और जो प्रकाश होता है, प्रकाश जो सूर्य का प्रकाश है वो आप सभी को पता है कि वो 7 रंगों से मिलकर बनता है। सूर्य का प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बनता है, जो इंद्रधनुष के 7 रंग होते हैं उनसे। और उनको कैसे याद करते हैं हम? एक ट्रिक होती है विबग्योर की, आप सभी ने पढ़ी होगी है, विबग्योर। यानी कि वी से वायलेट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज और आर से रेड। ये 7 रंगों से मिलकर सूर्य के रंग प्रकाश का निर्माण होता है। ठीक है, और जो प्रकाश होता ना ये किसके ऊपर डिपेंड करता है कि प्रकाश किस रंग का होगा? ये डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पर, फ्रीक्वेंसी के साथ साथ तरंग दैर्ध्य पर। देखिए किस पर? तरंग दैर्ध्य। एक मिनट, तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति। प्रकाश का कलर किसके ऊपर डिपेंड करता है? तरंग दैर्ध्य पर और आवृत्ति पर। और जो तरंग दैर्ध्य और जो आवृत्ति है ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। कैसे होते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। देखिए, जो तरंग दैर्ध्य है, तरंग दैर्ध्य को लिखा किस तरीके से जाता है? तरंग दैर्ध्य को लिखा जाता है इस तरीके से।
ठीक है। और एक फॉर्मूला होता है, देखिए क्या, वी से क्या है यहाँ पर, विकिरण का वेग यानी कि प्रकाश की किरणों का वेग इज इक्वल टू तरंग दैर्घ्य, और आवृत्ति को हमें पता है एफ से लिखा जाता है। तो यहां से हम क्या समझे कि जो फ्रीक्वेंसी है और जो तरंग दैर्घ्य है वो एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। वो कैसे, देखिए अगर हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो क्या बनेगा यहां से, v बटे और ये तरंग दैर्घ्य, ठीक है। इसलिए यानी कि जिस कलर की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी ना उसका तरंग दैर्घ्य कम होगा, या फिर जिस कलर की फ्रीक्वेंसी कम होगी उसका तरंग दैर्घ्य ज्यादा होगा। अब यहां से हम क्या समझते हैं, विबग्योर से, जो आर कलर होता है ना, रेड कलर, उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है। रेड कलर की फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है और वायलेट कलर की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है। तो हम यहां से क्या बात समझे कि जो रेड कलर है, रेड कलर का तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होगा। देखिए किस इस तरीके से आप समझते हैं, यानी कि इधर बढ़ता क्रम है फ्रीक्वेंसी का बढ़ता क्रम, यानी कि सबसे कम रेड की, उससे ज्यादा ऑरेंज की, फिर येलो की, फिर ग्रीन की, फिर ब्लू की, फिर इंडिगो की, फिर वायलेट की ज्यादा फ्रीक्वेंसी। इधर क्या है, फ्रीक्वेंसी का बढ़ता क्रम है, और ये इधर तरंग दैर्घ्य का बढ़ता क्रम है। किसका, तरंग दैर्घ्य का बढ़ता क्रम है, यानी कि वोयलेट का तरंग दैर्घ्य सबसे कम और रेड का तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है। ये बात आपको समझ आ गई होगी। इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि जो फ्रीक्वेंसी और तरंग दैर्घ्य एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और ये बात भी आपको पता होनी चाहिए कि रेड की फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है और तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है। बैंगनी कलर की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है और तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है, ठीक है। अब हम समझते हैं कि जो कौन सी दृश्य तरंगे होती हैं, कौन सी अवरक्त तरंगे होती है। देखिए 3800 आर्मस्ट्रॉन्ग एंगस्ट्रोम, जिन तरंगों का तरंग दैर्घ्य 3800 एंगस्ट्रोम से कम होगा उनको कहा जाता है अल्ट्रा वायलेट किरणें। अल्ट्रा वायलेट यानी कि पराबैंगनी किरणें, पराबैंगनी किरणें, ठीक है भाई। जिन भी तरंगों का तरंग दैर्घ्य 3800 एंगस्ट्रोम से कम होगा उनको कहा जाता है अल्ट्रा वायलेट किरणें यानी कि पराबैंगनी किरणें। और जिन तरंगों का तरंग दैर्घ्य 3800 एंगस्ट्रोम से लेकर 7800 एंगस्ट्रोम के बीच में होगा उनको कहा जाता है दृश्य तरंगे, दृश्य तरंगे। और ऐसी तरंगे, ये दृश्य तरंगे ऐसी तरंगे होती हैं जिनको मानव शरीर की आंखों के द्वारा आसानी से देखा जा सकता है, ठीक है। और जिन तरंगों का तरंग दैर्घ्य 7800 एंगस्ट्रोम से ज्यादा होगा, 7800 एंगस्ट्रोम से ज्यादा होगा उनको कहा जाता है इंफ्रारेड किरणें, इंफ्रारेड किरणें यानी कि अवरक्त तरंगे, अवरक्त तरंगे। इनको अपने नोट्स में लिख लेना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए भाई, जिन तरंगों का तरंग दैर्घ्य 3800 एंगस्ट्रोम से कम होगा उनको अल्ट्रा वायलेट किरणें कहेंगे यानी कि पराबैंगनी किरणें। और जिन भी तरंगों का तरंग दैर्घ्य 3800 से लेकर 7800 एंगस्ट्रोम होगा वो दृश्य तरंगे होती है, यानी कि ऐसी तरंगे जिनको मनुष्य की आंखों के द्वारा आसानी से देखा जा सकता है। और 7800 एंगस्ट्रोम से ज्यादा जो जिनका तरंग दैर्घ्य होगा उनको इंफ्रारेड यानी कि अवरक्त किरणें कहा जाता है, अवरक्त तरंगे, ठीक है भाई। इन बातों का आपको हमेशा ध्यान रखना है। और यहां पर देखना, जो मैंने आपको विबग्योर बताया है, ये यहां पर एक बात का हमेशा ध्यान रखना, हमें अगर आपसे कोई पूछ ले कि विबग्योर में इसके सूर्य के 7 रंगों में, इंद्रधनुष के 7 रंगों में सेंटर वाला कलर कौन सा होता है, तो ये से यहाँ पर आपको देखने से लगेगा कि जो ग्रीन कलर होता है वो इसका विबग्योर का जो आपको सेंटर कलर दिखाई देगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। किसके कारण, अपवर्तन कोण के कारण। किसके कारण, अपवर्तन कोण के कारण जो सेंटर वाला कलर होता है वो पीला होता है यानी कि येलो होता है, ना कि ग्रीन, ठीक है ना। कौन सा होता है, येलो, ना कि ग्रीन।
किसके कारण? अपवर्तन कोण के कारण इंद्रधनुष के 7 रंगों में से बीच वाला जो रंग होगा वो पीला होता है, ना कि हरा। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। अब चलते हैं आगे। आगे हम समझते हैं कुछ पॉइंट्स जिनके बारे में हमें समझना जरूरी होता है। जैसे हमने मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में पढ़ा था ना, मैग्नेटिक इंटेंसिटी के बारे में, मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में, उसी तरीके से इस चैप्टर में हमें पढ़ना पड़ता है लुमिनस फ्लक्स के बारे में, लुमिनस इंटेंसिटी के बारे में, कैंडल पावर के बारे में, सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल, ब्राइटनेस, ग्लेयर, इन सभी के बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। इसलिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे लुमिनस फ्लक्स को, यानी कि प्रदीप्ति पुंज क्या होते हैं। जैसे मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में, उसी तरीके से इसमें होता है लुमिनस फ्लक्स, यानी कि प्रदीप्ति पुंज। इसको ज्योति फ्लक्स भी हम कह सकते हैं, ज्योति फ्लक्स भी यही होता है। क्या होता है ज्योति फ्लक्स? देखिए आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए इसलिए मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। प्रकाश स्रोत से प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाली प्रकाश किरणों की कुल संख्या प्रदीप्ति पुंज कहलाती है। जब मैंने आपको मैग्नेटिज्म फ्लक्स के बारे में बताया था तब आपको क्या कहा था कि किसी भी मैग्नेट के किसी एक ध्रुव से निकलने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या, वो चुंबकीय फ्लक्स था। उसी तरीके से ये है प्रकाश स्रोत से प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाली प्रकाश किरणों की कुल संख्या प्रदीप्ति पुंज कहलाती है। इसका मात्रक क्या होता है? मात्रक होता है ल्यूमेन। ल्यूमेन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? लुमिनस फ्लक्स का मात्रक होता है ल्यूमेन। ठीक है, इसको दर्शाया जाता है या तो हम इसे एफ से दर्शा देते हैं या फिर फाई, एफ से या फिर फाई से इसे दर्शाया जाता है। आगे समझते हैं लुमिनस इंटेंसिटी क्या होती है, यानी कि प्रदीप्ति तीव्रता। प्रकाश स्रोत से किसी विशेष दिशा में प्रति इकाई ठोस कोण में उत्सर्जित होने वाला कुल फ्लक्स की मात्रा प्रदीप्ति तीव्रता कहलाती है। प्रदीप्ति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? कैंडेला। कैंडेला। या फिर यहाँ इस डेफिनेशन से हमें क्या पता चलता है कि प्रति इकाई ठोस कोण से उत्सर्जित होने वाला कुल फ्लक्स की मात्रा, होने वाले कुल फ्लक्स की मात्रा, यहां से हमने क्या समझा है? किरणों की कुल संख्या। वही इसी की चीज की तो बात यहां पर कर रहा है कि कुल फ्लक्स की मात्रा, कुल फ्लक्स की मात्रा का मात्रक क्या है? ल्यूमेन है। यहां पर ल्यूमिनेस फ्लक्स की बात कर रहा है, यहां पर कुल फ्लक्स की मात्रा यानी कि लुमिनेस फ्लक्स। और लुमिनेस फ्लक्स का मात्रक मैंने आपको बताया ल्यूमेन। ल्यूमेन। और नीचे क्या आएगा? प्रति इकाई ठोस कोण। ठोस कोण का मात्रक होता है स्टे रेडियन। स्टे रेडियन। इसको भी अभी हम समझेंगे ठोस कोण क्या होता है। अभी आप ये समझिए कि लुमिनस इंटेंसिटी का मात्रक क्या होता है? कैंडेला होता है, या फिर हम कह सकते हैं लुमेन प्रति स्टेरेडियन। ये दोनों इसके मात्रक होते हैं लुमिनस इंटेंसिटी की। इन चीजों को ना आपको याद करना पड़ेगा। आप किसी भी तरीके से करो, आप समझो चाहे रट्टा लगाओ, लेकिन आपको क्या है, इनको याद करना पड़ेगा। और अच्छा आपके लिए यही रहेगा कि आप इस चीज को समझो, रट्टा लगाने की बजाय आप इस चीज को समझो कि मैंने आपको क्या बताया है कि प्रकाश स्रोत से किसी एक दिशा में, किसी विशेष दिशा में प्रति इकाई ठोस कोण से उत्सर्जित होने वाले कुल फ्लक्स की मात्रा ही प्रदीप्ति तीव्रता कहलाती है। ठीक है, इसको जितना अच्छे तरीके से समझोगे ना उतना आपको जल्दी समझ आएगा। अब हम समझते हैं सॉलिड एंगल। जो यहाँ पर ये बात करी है ना ठोस कोण की, ये ठोस कोण होता क्या है? सॉलिड एंगल होता क्या है? किसी खोखले गोले में इकाई क्षेत्रफल वाले वक्र से उसके केंद्र पर बना आयतनात्मक कोण ठोस कोण कहलाता है। देखिए क्या, मान लीजिए एक फुटबॉल है, एक गोल बॉल है, ठीक है, फुटबॉल। अब इस फुटबॉल के ऊपर क्या है? हमने यहाँ पर चीरा लगा दिया। ठीक है, इसकी सतह के ऊपर क्या लगा दिया? हमने चीरा लगा दिया, यानी कि एक हिस्सा इसका काट लिया। और जो उस हिस्से को हमने काटा है, इसको अगर हम एक बिंदु पर मिला दें, जो इसकी वजह से एक कोण बनेगा। ये जो कोण बनेगा, ये कोण होता है 3D कोण। कैसा कोण? 3D कोण होता है ये। और जो यहाँ पर जो ये एंगल बनता है ना, ये एंगल बनता है जो, इस एंगल को कहा जाता है स्टे रेडियन। क्या कहा जाता है? स्टे रेडियन कहा जाता है। और ये कैसा कोण होता है? ये 3D कोण होता है भाई।
कैसा? 3D कोण, यानी कि आयतनात्मक कोण होता है, ठोस कोण होता है। इसका एक एग्जांपल और है, जैसे तरबूज को हम इसका एग्जांपल मान सकते हैं। किसको? तरबूज को। जब आप तरबूज लेने जाते हो तो क्या है, तरबूज वाले को आप कहते हो इसके टांकी लगाकर इसको दे दो हमें, तो वो क्या करता है, उस तरबूज के अंदर एक टांकी लगा कर देता है और जैसा एक ऐसा ऐसा पार्ट जो है उसके अंदर से निकाल कर हमें दिखाता है कि अच्छा है तरबूज। तो उस तरबूज के का जो हमने पार्ट बाहर निकाला है, तो उसका जो ये कोण बनता है ना यहाँ पर, उसी को ठोस कोण कहते हैं। ठीक है, उम्मीद है आप सभी को सॉलिड एंगल समझ आ गया होगा। ठोस कोण, और ठोस कोण की इकाई मैंने आपको क्या बताई है? स्टेरेडियन। क्या होती है? स्टेरेडियन होती है। देखिए स्टेरेडियन आपको समझाता हूं। देखिए इसका मात्रक स्टेरेडियन कैसे होता है, ये तो आपको पता चल गया कि ठोस कोण का मात्रक स्टेरेडियन होता है। स्टेरेडियन। देखिए यहां पर हमने क्या समझा कि इस गोला जो सॉलिड एंगल है, ये इसका एग्जांपल हमने किससे लिया? एक गोले से लिया, 3D गोले से, यानी कि फुटबॉल से। तो इस गोले का पूरा जो क्षेत्रफल होगा, ये जो पूरा क्षेत्रफल है, इसको हम किस चीज से लिखेंगे? इस पूरे क्षेत्रफल को हम लिखते हैं 4πr² से। किससे? 4πr² से। जो सॉलिड एंगल होता है ना, सॉलिड एंगल को हम ऐसे W से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो हम यहां पर निकालें इसका मान 4πr² बन गया यहां पर। ठीक है, और जो यहां पर हमने ये बाहर निकाला है जो पीस इस गोले से, तो यहां पर जो एक रेडियस तो ये हो गया और एक रेडियस ये हो गया, यानी कि एक रेडियस ये और एक रेडियस ये, तो यहां पर रेडियस का स्क्वायर बन गया। तो 4πr² अपॉन r², यहां से r² से r² कट जाएगा, तो यहां पर क्या मान बचेगा? 4π मान बचेगा, जिसे हम कहते हैं स्टेरेडियन। क्योंकि जो ठोस कोण होगा ना, इसका फॉर्मूला क्या बनता है कि गोले के वक्र तल का क्षेत्रफल, गोले का वक्र तल कौन सा है? ये पूरा जो इसका एरिया गोल वाला, इसको हम कहते हैं गोले के वक्र तल का क्षेत्रफल बटा में त्रिज्या का स्क्वायर, बटा में त्रिज्या का स्क्वायर। वही फॉर्मूला हमने यहां पर रखा है, वक्र तल का क्षेत्रफल 4πr² अपॉन त्रिज्या का स्क्वायर, यानी कि r²। r² से r² कटेगा, यहां से बच जाएगा स्टेरेडियन, यानी कि 4π। उम्मीद है आप सभी को पता चल गया होगा कि सॉलिड एंगल क्या होता है। ठीक है, आपको याद क्या रखना है इसके अंदर? याद केवल आपको ये रखना है कि सॉलिड एंगल की इकाई क्या होती है? स्टेरेडियन होती है। इसका मात्रक क्या होता है? स्टेरेडियन होता है, और 4π। ये दो चीजें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। अब आगे चलते हैं, आगे हम समझते हैं प्लेन एंगल क्या होता है, यानी कि समतल कोण क्या होता है। देखिए मान लीजिए कि ये सर्कल है, यहाँ पर ये गोला नहीं है, यहाँ पर ये सर्कल है। सर्कल और गोले के बीच में डिफरेंस समझिए। जो गोला होता है ये 3D होता है, जैसे फुटबॉल, लेकिन प्लेन एंगल में हमने क्या लिया है? एक सर्कल लिया है। क्या लिया है? सर्कल। और सर्कल क्या है? एक कागज पर बनाया गया चित्र होता है। ठीक है ना। अब जो इसके एक वक्र मान लेते हैं, यानी कि इसकी एक कर्व मान लेते हैं, ये एक कर्व है यहां से यहां तक। ठीक है, यहां से यहां तक। अब इन दोनों को अगर हम एक बिंदु पर मिला दे, बीच वाले सेंटर पॉइंट पर अगर हम मिला दे इसके, तो यहां पर जो ये कोण बनता है ना, जो ये कोण बनता है, इसको हम फाई से डिनोट करते हैं। किसके? थीटा से, सॉरी थीटा से इसको वो डिनोट करते हैं। और इस एंगल को ही ना प्लेन एंगल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्लेन एंगल कहा जाता है। सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल में आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा कि जो सॉलिड एंगल होता है वो 3D एंगल होता है, लेकिन सर्कल जो होता है ये प्लेन एंगल होता है, ये केवल 1D होता है। ठीक है ना, सिंपल होता है। ये एक वक्र के इसके प्लेन कागज के ऊपर बनाया जाता है। और कैसे? दो सरल रेखाओं को एक ही तल में एक ही बिंदु पर मिलने पर उसके मध्य बने कोण को समतल कोण कहते हैं। यानी कि हमने पहले एक सर्कल बना लिया, और जो ये आर्क है ना, आर्क, कोई भी आर्क हम मान सकते हैं। मान लीजिए हम ये आर्क मान लिया हमने, ये बीच वाली आर्क, तो इसके जो दोनों पॉइंट हो गए ना, ये कहां पर मिलेंगे? इस सेंटर वाले पॉइंट से जाकर मिलेंगे। तो इसके बीच में जो ये एंगल होगा ना, इसी को हम प्लेन एंगल कहते हैं। ये भी आपको समझ आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, आगे हम समझते हैं कैंडल पावर क्या होती है। कैंडल शक्ति, प्रकाश स्रोत द्वारा निश्चित दिशा में प्रति इकाई ठोस कोण पर उत्सर्जित लुमेन की संख्या कैंडल शक्ति कहलाती है। देखिए यहाँ पर किसकी बात हुई है कि जो प्रकाश स्रोत से जो प्रकाश निकला है उसमें प्रति इकाई ठोस कोण, ठोस कोण क्या? स्टेरेडियन, पर उत्सर्जित लुमेन की संख्या, लुमेन की कुल संख्या का हमें पता है। लुमेन यहाँ पर बात कर रहा है ये लुमिनस फ्लक्स की।
किसकी? लुमिनस फ्लक्स की। लुमिनस फ्लक्स का मतलब लुमेन, लुमेन बटा में स्टेरेडियन, स्टेरेडियन, यानी कि प्रति इकाई ठोस कोण पर उत्सर्जित लुमेन की संख्या कैंडल शक्ति कहलाती है। देखिए इसके बीच में आप डिफरेंस समझना, जो कैंडल पावर होती है और ये ज्योति तीव्रता, इनका मात्रक तो ये होता है लुमेन प्रति स्टेरेडियन। और इसके अंदर भी जो कैंडल पावर होती है इसको हम सीपी से लिखते हैं। किसे? सीपी से। मात्रक इसका भी वैसा ही होता है, लुमेन प्रति स्टेरेडियन होता है। देखिए जो कैंडल पावर होता है ना, ये दो प्रकार से हम समझ सकते हैं इसको। एक होता है एम एस सी पी, एक होता है एम एच सी पी। एग्जाम में आया हुआ सवाल है HSSC के ALM 2020 के अंदर सवाल पूछा गया था कि जो किसी भी समतल जगह पर सभी दिशाओं में जो औसत कैंडल पावर होती है उसको MSCP दर्शाता है। क्या दर्शाता है? MSCP। MSCP का क्या मतलब है? मीन स्पेरिकल कैंडल पावर। और MHCP क्या होता है? मीन हॉरिजॉन्टल कैंडल पावर। और एग्जाम में क्या पूछा था गया था कि सभी समतलों पर कैंडल पावर के औसत शक्ति को किससे निकालते हैं? MSCP से हम उसे डिनोट करते हैं, यानी कि मीन स्पेरिकल कैंडल पावर। यानी कि सभी दिशाओं में सभी समतलों पर औसत शक्ति को MSCP से लिखा जाता है। और MHCP से क्या लिखा जाता है? यानी कि मीन हॉरिजॉन्टल कैंडल पावर, यानी कि 37 दिशाओं में। ये भी सभी दिशाओं में होगा लेकिन 37 तल पर। MSCP क्या होगा? ये भी सभी दिशाओं में होगा लेकिन 37 तल पर होगा। 37 तल पर अगर पूछ लेता है वो तो MHCP यानी कि मीन हॉरिजॉन्टल कैंडल पावर बनेगा। और समतलों पर, सभी समतलों पर अगर वो बात कर ले, सभी समतलों पर अगर वो बात कर ले तो MSCP यानी कि स्पेरिकल, आप सभी को पता है गोल गोल तरीके से डिनोट किया जाता है। तो MSCP मीन स्पेरिकल कैंडल पावर, सभी समतलों पर सभी दिशाओं में। MSCP 37 तल पर सभी दिशाओं में MHCP। इन दोनों बातों का आपको ध्यान रखना है। और एग्जाम में MSCP के बारे में पूछा गया था। कैंडल पावर आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं आगे। आगे हम समझते हैं इल्यूमिनेंस यानी कि प्रदीप्ति क्या होती है। मैंने आपको कहा था कि इल्यूमिनेंस यानी कि प्रदीप्ति को समझने से पहले हमको कुछ पॉइंट समझने की आवश्यकता होती है और वो हमने समझ लिए हैं। अब हम समझते हैं प्रदीप्ति क्या होती है। यानी कि इकाई क्षेत्रफल पर वाले तल पर लंबवत गिरने वाले प्रकाश पुंज या प्रकाश की कुल मात्रा को प्रदीप्ति कहते हैं। किस पर? इकाई क्षेत्रफल पर, यानी कि किसी सतह पर लंबवत गिरने वाले प्रकाश पुंज या फिर प्रकाश की कुल मात्रा को प्रदीप्ति कहते हैं। देखिए प्रकाश पुंज या फिर प्रकाश की कुल मात्रा को किससे डिनोट किया जाता है? लुमेन से। किससे? लुमेन से। और क्षेत्रफल को यानी कि एरिया, लुमेन बटा में एरिया। लुमेन को हम किससे लिखते हैं? F से। मैंने आपको बताया था ये तो F से लिखो या फिर हम फाई से भी लिख सकते हैं। बटा में एरिया को किससे लिखते हैं? मीटर स्क्वायर, यानी कि फ्लक्स प्रति मीटर स्क्वायर। तो यहां से हमने प्रदीप्ति का क्या मात्रक निकाला है? F बटा एरिया स्क्वायर, ये मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। यानी कि फ्लक्स बटा मीटर स्क्वायर इसका मात्रक हो गया, यानी कि लुमेन प्रति मीटर स्क्वायर हम बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे? लुमेन प्रति मीटर स्क्वायर इल्यूमिनेंस का जो मात्रक होगा। और एक और मात्रक होता है इल्यूमिनेंस का, वो होता है लक्स। लक्स मेन मात्रक क्या है इसका? लक्स होता है। लेकिन इसकी जो यूनिट हमने इसकी डेफिनेशन से बनाई है वो क्या बनी है? लुमेन प्रति मीटर स्क्वायर बनी है। इल्यूमिनेंस आपको समझ आ गया होगा, यानी कि किसी सतह पर पड़ने वाले कुल प्रकाश की, किसी सतह यानी कि किसी क्षेत्रफल पर पड़ने वाले कुल प्रकाश की मात्रा को हम प्रदीप्ति कहते हैं। बिल्कुल सिंपल है। अब हम समझते हैं लुमिनेंस
एफिशिएंसी क्या होती है? ल्यूमिनेंस एफिशिएंसी यानी कि प्रदीप्ति दक्षता। याद करो जब मैं आपको मोटर, जनरेटर, आपको ट्रांसफार्मर, कुछ भी जो मशीन है उनके बारे में बता रहा था, तब मैंने आपको एफिशिएंसी यानी कि उनकी दक्षता के बारे में बताया था। मैंने आपको बताया था कि आउटपुट बटा इनपुट, आउटपुट बटे इनपुट, अगर हमें परसेंटेज में चाहिए तो गुणा 100, ये बनती है एफिशिएंसी। और यही फॉर्मूला यहाँ पर लगता है लुमिनेंस एफिशिएंसी के क्रम में। देखिए, प्रकाश स्रोत से उत्पन्न होने वाली प्रकाश की कुल मात्रा। एक प्रकाश स्रोत से हमें क्या आउटपुट में मिलता है? आउटपुट में उसका प्रकाश मिलता है, यानी कि प्रकाश की कुल मात्रा। प्रकाश की कुल मात्रा हमें से यहाँ पर क्या मतलब है? ल्यूमेन से, यानी कि लुमिनेंस फ्लक्स से होने वाले प्रकाश की कुल मात्रा तथा उसे प्रदान की गई कुल विद्युतीय शक्ति। जब हम किसी प्रकाश स्रोत को, कोई बल्ब है, उस बल्ब को जब हम बिजली देंगे तभी तो वो प्रकाश उत्पन्न करेगा। इसलिए इनपुट में हम उसे क्या देते हैं? बिजली देते हैं। यानी किस में देते हैं? वाट में। किस में देते हैं? वाट में। तो ये बन गया लुमिनेंस एफिशिएंसी। की गई कुल विद्युतीय शक्ति के अनुपात को ही प्रदीप्ति दक्षता कहते हैं, यानी कि आउटपुट बटे इनपुट गुणा 100। आउटपुट क्या है? ल्यूमेन यानी कि प्रकाश। इनपुट क्या है? बिजली, यानी कि वाट में देंगे उसे हम। ठीक है भाई। उसी तरीके से मैंने आपको जनरेटर में बताया था, जनरेटर में हम आउटपुट में क्या लेते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और इनपुट में क्या देते हैं? मैकेनिकल एनर्जी। इसी तरीके से इसमें आउटपुट में लेंगे लुमिनस और इनपुट में देंगे बिजली यानी कि वाट। तो यहां से आप समझ गए लुमिनेंस एफिशिएंसी का मात्रक लुमेन प्रति वाट। अब आगे चलते हैं, आगे हम समझते हैं चोंद यानी कि ग्लेयर को क्या होते हैं, क्या कहते हैं? ग्लेयर, प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित वह प्रकाश जिसे खुली आंखों से देखने पर आंखों में अवांछनीय कष्ट होता है। जैसे हम लंबे समय तक किसी बल्ब की तरफ लगा देख नहीं सकते, कंटिन्यू। सूर्य है, सन है, जैसे उसकी तरफ हम कंटिन्यू नहीं देख सकते। जो गाड़ियों की हेडलाइट होगी, क्योंकि वो एक चौंध उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं? चौंध। और चौंध यही होता है कि प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित वह प्रकाश जिसे खुली आंखों से देखने पर हमें अवांछनीय कष्ट होता है, उसी को हम चौंध कहते हैं, यानी कि ग्लेयर। अब समझते हैं ब्राइटनेस क्या होती है, यानी कि चमकीलापन क्या होता है। प्रकाश स्रोत द्वारा इकाई क्षेत्रफल पर प्रकाश की तीव्रता चमकीलापन कहलाती है। इसको हम एग्जाम्पल मान सकते हैं अपने फोन से, जो हम मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं उसका जो एरिया है, इस फोन का जो एरिया है, यानी कि जो इसकी स्क्रीन है, इसके ऊपर प्रकाश की कितनी तीव्रता आ रही है, उसी को हम ब्राइटनेस कहते हैं। क्या कहते हैं? उसी को हम ब्राइटनेस कहते हैं। मात्र क्या बनेगा यहाँ पर? प्रकाश की तीव्रता। प्रकाश की तीव्रता यानी कि हम ज्योति तीव्रता लिख देते हैं उसको, ज्योति तीव्रता। और कितना? ये क्षेत्रफल यानी कि इकाई क्षेत्रफल बटा में क्षेत्रफल, यानी कि इकाई क्षेत्रफल पर पड़ने वाली प्रकाश की तीव्रता को हम ब्राइटनेस कहते हैं। इसका मात्रक क्या बनेगा? ज्योति तीव्रता का आपको पता है, कैंडेला, मैंने आपको बताया था। क्या बताया था? कैंडेला। एरिया को हम मीटर स्क्वायर में लिखते हैं। तो यहां से क्या बन गया? कैंडेला प्रति मीटर स्क्वायर, कैंडेला प्रति मीटर स्क्वायर। और एग्जाम में एक बार पूछा गया था कि लैम्बर्ट की इकाई क्या, इसकी ब्राइटनेस की इकाई क्या होती है? ब्राइटनेस की इकाई लैम्बर्ट भी होती है, लैम्बर्ट। सेंटर में एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि जो ब्राइटनेस होती है इसकी इकाई क्या होती है? इसकी इकाई लैम्बर्ट भी होती है और कैंडेला प्रति मीटर स्क्वायर भी होती है। जो आपको ऑप्शन में दिखे वहां पर वही आप करेक्ट कर देना। अगर आपको कैंडेला प्रति मीटर स्क्वायर दिखे तो ये मान लेना, तो यही उसका आंसर होगा। और अगर आपको लैम्बर्ट ऑप्शन में दिखे तो लैम्बर्ट उसका करेक्ट आंसर होगा। इतना आपको समझ आ गया होगा। अब हम समझते हैं कुछ फैक्टर्स के बारे में, जैसे एब्जॉर्प्शन फैक्टर यानी कि अवशोषण गुणांक क्या होता है। प्रकाश स्रोत द्वारा उत्सर्जित प्रकाश किरणें जब किसी माध्यम से होकर गुजरती हैं अथवा किसी तल से परावर्तित होती है तो प्रकाश की कुल मात्रा माध्यम या तल द्वारा अवशोषित कर ली जाती है, और जितनी अवशोषित होती है उसी को हम अवशोषण गुणांक कहते हैं। देखिए, इसके मतलब आप समझिएगा कि जब कोई बल्ब है, उस बल्ब से प्रकाश निकला, उस प्रकाश कोई कुछ किरणें उस प्रकाश स्रोत से निकली, ठीक है।
अब वो किसी माध्यम से होकर गुजरती है। माध्यम यानी कि जो खाली जगह भी हम उसे मान सकते हैं, जैसे हवा हो गई। अब मान लीजिए ये कोई रूम है, इस रूम में यहाँ पर एक बल्ब लगा हुआ है, इस बल्ब से यहाँ इस जमीन पर एक प्रकाश आ रहा है, लेकिन वो कहाँ से होकर गुजर रहा है, इस हवा से, यहाँ से इस जगह से होकर गुजर रहा है ना। तो कुछ तो प्रकाश इस जगह पर अवशोषित हो जाएगा, अथवा किसी तल से परावर्तित होती है। यानी कि ये जो जमीन है या फिर जो दीवारें हैं, इस दीवारों द्वारा परावर्तित हो जाती हैं। तो प्रकाश की कुल मात्रा जो है माध्यम या तल द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। यानी कि कुछ तो अवशोषित वो इस जगह पर यानी कि माध्यम में हो जाती हैं, और कुछ उस प्रकाश को ये दीवारें अवशोषित कर लेती हैं। तो इसी को अवशोषण गुणांक कहते हैं। इसका मात्रा वो क्या बनेगा अवशोषण गुणांक का, अवशोषित प्रकाश, अवशोषित प्रकाश बटा में आपतित प्रकाश। बात समझिएगा, यहां पर देखिए, अवशोषित प्रकाश यानी कि इस माध्यम द्वारा और इस तल द्वारा कितना प्रकाश अवशोषित किया गया है, बटा में आपतित प्रकाश यानी कि उस प्रकाश स्रोत के द्वारा कितना प्रकाश बाहर निकला है। इसको हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन फैक्टर। और एब्जॉर्प्शन फैक्टर का मान हमेशा कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, क्योंकि जो अवशोषण है प्रकाश का वो बहुत ही कम होना चाहिए। ठीक है ना। इसलिए हम जो दीवारें हैं ना वो हल्के रंगों से रंग करवाते हैं। अगर हम कमरे में अगर डार्क कलर करवा लेते हैं तो वहां पर क्या है, ज्यादा प्रकाश अवशोषित हो जाता है उन दीवारों के अंदर। इसलिए हम हल्के रंगों से दीवारों को रंग करवाते हैं ताकि ज्यादा प्रकाश अवशोषित ना हो, और अब्जॉर्प्शन फैक्टर का मान हमेशा कम रहना चाहिए। अब हम समझते हैं नेक्स्ट फैक्टर यानी कि रिफ्लेक्शन फैक्टर को, जिसे कहते हैं परावर्तन गुणांक। किसी तल द्वारा परावर्तित प्रकाश और उस तल पर आपतित प्रकाश के अनुपात को परावर्तन गुणांक कहते हैं, और परावर्तन गुणांक का मान हमेशा अधिक होना चाहिए। परावर्तन गुणांक का मान हमेशा अधिक होना चाहिए। इसका क्या बनेगा यहाँ पर, परावर्तित प्रकाश यानी कि कितना प्रकाश जो है परावर्तित हुआ है, बटा में आपतित कितना प्रकाश लगाया गया है। आपतित प्रकाश, ठीक है। यहाँ पर रिफ्लेक्शन फैक्टर का मान क्या बना है, परावर्तित प्रकाश बटा में आपतित प्रकाश, और रिफ्लेक्टर फैक्टर का मान, रिफ्लेक्शन फैक्टर का मान हमेशा अधिक होना चाहिए। अब हम समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ट्रांसमिशन फैक्टर यानी कि पारेषण गुणांक क्या होता है। देखिए, किसी पारदर्शी माध्यम से पारेषित प्रकाश एवं उस पर आपतित प्रकाश के अनुपात को पारेषित गुणांक कहते हैं। पारेषित प्रकाश बटा में आपतित प्रकाश। देखिए, यहां पर ट्रांसमिशन फैक्टर यानी कि पारेषण गुणांक क्या बनता है, किसी पारदर्शी माध्यम में से पारेषित प्रकाश और उस पर आपतित प्रकाश के अनुपात को पारिस्थितिक गुणांक कहते हैं। इन तीनों फैक्टर को आपको याद रखना है। याद कैसे रख सकते हो, देखियो, तीनों में नीचे क्या लगाया हुआ है, आपतित प्रकाश। इसके अंदर भी आपतित प्रकाश है और इसके अंदर भी आपतित प्रकाश है। ऊपर क्या है, जोन से फैक्टर की हम बात कर रहे हैं। अगर हम एब्जॉर्प्शन फैक्टर की बात कर रहे हैं यानी कि अवशोषित प्रकाश ऊपर की ओर आएगा। इसमें रिफ्लेक्शन फैक्टर यानी कि परावर्तन गुणांक है तो इसमें परावर्तित प्रकाश ऊपर आएगा। यहाँ पर ट्रांसमिशन यानी कि पारेषण गुणांक की बात हो रही है तो पारेषित प्रकाश ऊपर आएगा। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं और याद आपको रखना पड़ेगा। और जितने भी मैंने आपको मात्रक आज की क्लास में बताए हैं, जो जितनी भी डेफिनेशन हमने पढ़ी है, कैंडल पावर हो गया, चाहे सॉलिड एंगल हो गया, चाहे प्लेन एंगल हो गया, चाहे इल्यूमिनेंस हो गया, लुमिनस फ्लक्स हो गया, लुमिनस इंटेंसिटी होगी, लुमिनस एफिशिएंसी होगी, इन सभी के बारे में आपको आज की क्लास में जरूर समझ आ गया होगा। और हर एक चीज़ के आपको नोट्स बनाते रहना है। आज की क्लास में दोस्तों इतना ही करते हैं। जितनी भी मैंने आपको डेफिनेशन बताई है इनको आपको याद करना है, समझना है कि कैसे ये होते हैं। इनका मात्रक आपको याद करना है, अपने नोट्स में इनको लिख लेना है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये जो मैंने आपको बताया है।
ठीक है भाई। और जब हम इल्यूमिनेशन वाले चैप्टर को कंप्लीट करेंगे ना, तो ये जो 9 सवाल हैं और जो ये 2 सवाल हैं, इन 11 के 11 सवालों को मैं आपको लेकर आऊँगा, आपको बताऊँगा कि एचएसएससी ने कौन कौन से ये 11 सवाल पूछे हुए हैं अपने एग्जाम में, और आगे भी क्या है, क्या इन्हीं से सवाल पूछ सकती है एचएसएससी? बिल्कुल भाई, क्योंकि इलेक्ट्रिशियन थ्योरी एक सीमित होती है, ठीक है ना। इससे बाहर कुछ नहीं आने का, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बस इसके नोट्स बनाते रहिए, इससे बाहर आपको कुछ नहीं देखने को मिलेगा एग्जाम में, ठीक है। दोस्तों आज की क्लास में करते हैं इतना ही, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में।